आज के इस श्रृंखला के क्रम में हम लोग राजस्थान में सामंतवाद, फ्यूडलिज्म इन राजस्थान, ये इस टॉपिक पर हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे। इस पर बात ये करेंगे, फ्यूडलिज्म राजस्थान की जो बात आती है कि पहली बात ये कि ये फ्यूडलिज्म है तो किस तरह का है। दूसरी बात ये फ्यूडलिज्म था क्या, स्ट्रक्चर क्या था इसका। तीसरी बात ये कि इसका प्रभाव क्या रहा। मोटे तौर पर हम देखते हैं कि सामंतवाद की जब फ्यूडलिज्म की बात आती है तो बेसिकली फ्यूडलिज्म एक ऐसा शब्दावली और या ऐसा नामकरण है, ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसी व्यवस्था है जिसका स्वरूप पिरामिडल है। ये यूरोप के इतिहास से आया हुआ है। मार्क ब्लॉक ने जो लिखा है यूरोपियन फ्यूडलिज्म पर, वो फ्यूडलिज्म जब हम उसको देखते हैं जिसमें टॉप पर एक राजा है और हायरार्की में अलग अलग सामंत हैं और अप टू नाइट्स, ये एक हायरार्की वाली रचना है जिसमें एक ये राजनीतिक ढांचा भी है और ये आर्थिक ढांचा भी है। इसी के अंतर्गत इन सामंतों को अधिकार प्राप्त होते थे और इस कारण से विकेंद्रीकरण की स्थिति आती थी। राजस्थान में या भारत में जब बात करते हैं तो भारत में सबसे प्रथम जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे, चाहे हम डी कौशाम्बी की बात करें, चाहे हम RS शर्मा की बात करें, इन लोगों ने सबसे पहले स्थापित करने की कोशिश की कि राजस्थान में किसी प्रकार का सामंतवाद मौजूद था। यानी यूरोपियन स्ट्रक्चर को इंडिया की परिस्थिति में, इंडिया के पूरे इतिहास में उन्होंने लागू करने की कोशिश की और इस आधार पर भारत के सामंतवाद को पढ़ने और समझने का प्रयास किया। RS शर्मा ने बड़ी फेमस बुक लिखी है, इंडियन फ्यूडलिज्म। इंडिया में फ्यूडलिज्म क्या और किस तरह का था। तो यहां उनका मानना है कि भारत में जब हम बात करते हैं तो मौर्योत्तर काल में, यानी आज से लगभग 2000 साल पहले, जो सामंतवाद है, इस सामंतवाद के उत्थान की प्रक्रिया देखने को मिलती है, ऐसा RS शर्मा कह रहे हैं। बाद में जो हम देखते हैं कि हम बहुत अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनकी बात आती है, चाहे हम हरवंश मुखिया को देखते हैं, VNS यादव को देखते हैं, जितने भी इतिहासकार हैं, और उस आधार पर हम भारत के सामंतवाद को, जिसकी एक बड़ा मूल आधार हमें राजस्थान के सामंतवाद में दिखाई देता है। सबसे पहले आधुनिक काल की जब हम बात करते हैं तो स्केचेज ऑफ फ्यूडलिज्म इन राजस्थान, ये एक पूरा चैप्टर, एक विशेष चैप्टर लिखा है कर्नल टॉड ने, जिनकी फेमस बुक की चर्चा पहले भी हुई है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें उन्होंने स्केच खींचा है राजस्थान के फ्यूडलिज्म का। तो आधुनिक काल में फ्यूडलिज्म पर बात करने वाला ये एक पहला व्यक्ति है। फ्यूडलिज्म जो कि वो यूरोप के पर्सपेक्टिव से सोच रहा है, लेकिन अब हमें यह भी देखना है कि इसको यूरोप के पर्सपेक्टिव में ही केवल समझा जाए या कुछ और तरीका है। दरअसल जैसा मैंने पहले बताया कि सामंतवाद कहीं भी किसी भी जगह पर जब हम अपने भारत की बात करते हैं तो भारत में भी ये पिरामिडल स्ट्रक्चर ही होता था। सामंत शब्द का उल्लेख वैसे तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी आया है, लेकिन जब धीरे धीरे गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल होने लगा तो जब वहां हर्षचरित की बात आती है तो हर्षचरित में हमें सबसे पहले विविध प्रकार के सामंतों का उल्लेख मिलता है। मित्र सामंत, शत्रु सामंत, महामंडलेश्वर आदि आदि विविध उपाधियां हमको मिलती हैं। और जब गुप्तोत्तर काल की बात करते हैं या मध्यकाल से ठीक पहले का काल, जिसको हम अर्ली मिडिवल पीरियड कहते हैं, वहां पर क्योंकि राजपूतों का मुख्य उदय हम वहीं पर हमको देखने को मिलता है, जो कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में है। इस तरह से जो राजस्थान या राजपूताने का सामंतवाद है उसको क्रमिक विकास क्रम में हम जब देखेंगे तो इसको 3 रूपों में रख सकते हैं, 1200 से 1600 और फिर थर्ड 1600 बजाय इसको 18वीं शताब्दी कर देते हैं, मध्यकाल पूरा। और यहां पर अंग्रेज, आधुनिक काल या अंग्रेज। इनके समय में कैसे रहा, इनके समय में कैसे रहा, इनके समय में कैसे रहा। जब रासो साहित्य की बात आती है, जब राजस्थान के प्रबंध चिंतामणि है, चाहे हम पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं, तो वहां पर भी सामंतों का उल्लेख मिलता है और सामंतों के एक पूरे ढांचे का उल्लेख मिलता है। उनका ढांचा क्या था, उनका जमीन से, एग्रेरियन इकोनॉमी से क्या उनका रिलेशन था,
उनका उनका ओवरऑल वो सैनिक दायित्व क्या थे। जैसे हम बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की सेना में सामंतों की सेना व्यापक रूप से हुआ करती थी। राजस्थान के राजाओं के सेना में या भारत के राजाओं की सेना में ये सामंती सेना व्यापक रूप से हुआ करती थी। यही कारण था कि इनकी जो अपना ये जो राजा है, राजा के प्रति इनके दायित्व या इनकी निष्ठा सीमित होती थी। इनकी सत्ता, इनकी जो निष्ठा थी वो अपने सामंत तक सीमित होती थी। तो यह 8वीं से 12वीं शताब्दी का काल जहां पे सामंतवाद का उदय होता है। जब हम यहां पर तुर्क अफगान काल और मुगल काल की बात करते हैं तो तुर्क अफगानों के समय में तो राजस्थान के संदर्भ में यह हुआ कि उन्होंने राजस्थान में प्रसार तो किया, प्रभुत्व भी स्थापित किया, लेकिन ज्यादातर युद्ध हुए। उन्होंने राजस्थान में स्वायत्तता तो बनाकर रखी, स्वायत्तता बनी रही, लेकिन एक तरह से यह आक्रमण के क्षेत्र में सदैव बने रहे। मुगल काल की जब बात करते हैं तो मुगल काल में सभी सामंतों को या मुगल काल में जितने भी सामंत थे, इन सामंतों के अलावा रियासतों के राजाओं को मुगलों ने अपनी सेवाओं में ले लिया। तो वो सामंत भी थे और उनकी सेवाओं में भी आ गए। दूसरी बात, उनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट नीति अकबर ने बनाई जिसमें यह कहा गया कि आप आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होंगे, यानी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वो कर सकेंगे, लेकिन वैदेशिक मामले में वो स्वतंत्र नहीं है। तीसरी बात, उनको जब सेवा में रखा जाएगा तो सेवा में उनको कहीं भी भेजा जा सकता था। और अक्सर क्योंकि यहां राजपूती ढांचा सामंती प्रकार का था, तो अकबर से लेकर के मुगल कोई भी शासक रहा हो, उसने कभी राजपूत शासकों को एक नहीं होने दिया, क्योंकि एक होने से उनकी शक्ति को खतरा होता। इसलिए इनको अक्सर जो पोस्टिंग मिलती थी, बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए और जिन्होंने मुगलों के यहां सेवा की, चाहे हम मान सिंह की बात करें, चाहे जसवंत सिंह की बात करें, चाहे जयसिंह की बात करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेनापति थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासक थे, लेकिन सबकी पोस्टिंग बहुत दूर दूर हुआ करती थी। इस कारण से यहां पर जो सामंतवाद का नेचर है, ये रूपांतरण की प्रक्रिया है, ये रूपांतरण होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो इंटरनल फ्यूडल स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसमें आंतरिक स्वायत्तता मौजूद है, वो यहां पर एक जैसी है। जब अंग्रेज आए तो जो स्थान मुगलों का था वो स्थान अंग्रेजों का हो गया। अंग्रेजों ने जागीरें बांटना या इसको विस्तारित करने का काम भी किया, ताकि उनके पक्ष में ज्यादातर जागीरदार जमींदार उनके पक्ष में आ सकें। क्योंकि इन अंग्रेजों का मानना यह होता था कि भारत में जो जमींदार टाइप के लोग हैं वो अंग्रेजों के पक्ष में अगर बने रहेंगे तो उनकी सत्ता भारत में बनी रहेगी। तो इस क्रम में जब मोटे तौर पर हम राजस्थान में देखते हैं कि किस तरह के हमारे यहाँ पे जो सामंत हैं वो कैटेगरीज हमको दिखाई देती हैं, तो राजवी टाइप के, ये राजवी टाइप के सामंत वो सामंत हुआ करते थे जो राजा के क्लोज रिलेशन में होते थे, क्लोज, वेरी क्लोज किनशिप जिनके साथ है। सरदार ये पहली श्रेणी के थे, ज्यादातर ये मेवाड़ में थे। महापसाव ये दूसरी श्रेणी के थे। कुरब ये तीसरी श्रेणी के थे। ये एक मुत्सदी एक तरह का था, ये भी एक तरह के सामंत हुआ करते थे। भौमिया एक तरह के सामंत हुआ करते थे। गरासिया एक तरह के सामंत हुआ करते थे। जब हम पूरे क्रम की बात करते हैं तो ये सामंतों के क्रम है। एक बात और आती है जो कि हमें जयपुर में भी देखने को मिलती है। जयपुर में जब हम पृथ्वीराज के समय की बात करते हैं तो कोठियां, 12 कोठियां, खंगारतों की कोठी की बात करें, जो आज भी जयपुर के इतिहास में हम बात करते हैं कि आज खचाओं का इतिहास इन 12 कोठियों का इतिहास है। इसी तरह से जब यहां 12 आता है, मेवाड़ में 6, ये 6 तरह के सामंत, यहां ये 12 तरह के सामंत। इसी तरह से कोटा की तरफ 12 तरह के सामंत, जोधपुर में 8 तरह के सामंत। ये सामंतों के प्रकार हैं, क्रम है। राजस्थान में जो सामंती व्यवस्था थी, इस सामंती व्यवस्था के जो प्रभाव रहे, प्रभाव से पहले हम बात ये करें कि यहां पर जो सामंतों का ढांचा रहा, उस सामंतों के ढांचे में कुछ कुछ ये स्थितियां हुआ करती थी कि वो ज्यादातर टैक्स कलेक्टर होते थे। ये पहले से ही टैक्स कलेक्टर होते थे और अधिकतम कर की वसूली करना इनका एक मुख्य दायित्व था। और उस कर वसूली के दौरान ये आम जन के साथ अक्सर ज्यादती करते थे, अत्याचार भी होता था इस क्रम में। लेकिन ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही थी
और पूरा इसका लंबा इतिहास हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार से इन जो सामंती व्यवस्था राजस्थान की है, जिसका उल्लेख सबसे पहले यहाँ पर आधुनिक काल में स्केचेज ऑफ फ्यूडलिज्म इन राजस्थान में टॉड ने किया, उसकी जरा कुछ विशेषताएं समझने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान में क्या विशेषता रही और क्या ये अलग थी किसी भी तरह से। तो एक तो सबसे पहली बात आती है कि ये क्लैन पर आधारित था। विशेषताओं की जब बात आती है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। परिवार, क्लैन। परिवार का मतलब ये भारतीय परंपरा थी कि सामान्य रूप से जो परिवार का सबसे बड़ा बच्चा है, सबसे बड़ा बेटा है, उसको राजा बनाया जाएगा। सबसे बड़े बेटे को राजा बनाया जाएगा और जो बाकी अन्य भाई हैं उन भाइयों को जागीरें दी जाएंगी, उनको सामंत बनाया जाएगा। इसीलिए यहां पर जो एक सिस्टम बना जिसको हम कहते हैं भाई बट। भाई बट का सिद्धांत था। ये भाई बट पूछा जाता है, भाई बट पूछा जाता है, पूछा भी जा सकता है आगे भी। तो यहां पर परिवार इंपॉर्टेंट है और परिवार के साथ जो परिवार का मुखिया है वो या तो राजा बनेगा या बड़ा सामंत बनेगा और उसके जो भाई लोग हैं उनको अधीन रहते हुए जागीर दी जाएगी, सामंती क्षेत्र दिया जाएगा। क्लैन एक तरह का कुल, पूरा कुल सामंत के रूप में काम करेगा। कजिन्स वगैरह भी सब इसमें आ जाएंगे। तीसरी बात यह कि राजा की तरफ से सम्मान दिया जाएगा इन सब सामंतों को। चाहे हम जयपुर की बात करें, चाहे मेवाड़ की, चाहे कोटा की, चाहे जोधपुर की, सब जगह राजा की ओर से हम एक सरोपाव, एक शब्द आता है, सिर से लेकर पांव तक व्यक्ति को सम्मानित करना। तो इनका सबको भेजने का, जैसे माना किसी प्रोग्राम में इनको आमंत्रित करना है तो सबको आमंत्रित करने का तरीका भी अलग होगा। सबको दरबार में बुलाने का, दरबार में प्रस्तुत करने का भी एक तरीका होगा। किसके संदर्भ में राजा खड़ा होगा, किसके संदर्भ में खड़ा नहीं होगा, किसके संदर्भ में कितने रुपए का थाल दिया जाएगा, किसको कहां टिकाया जाएगा, यह सम्मान नीति इस रूप में थी, सरोपाव, जिसका एक भाग है। इस तरह से एक क्लैनिक ऑर्गेनाइजेशन है, परिवार पर आधारित है, वरिष्ठ बेटा बनेगा और भाई बट का सिद्धांत इस पर लागू होता है। चौथी बात यह आती है कि ऑटोनॉमी। राजस्थान में जो सामंत हुआ करते थे, यहां तक कि जागीरदार, ठिकानेदार, इनको अपने अपने कार्य क्षेत्रों में व्यापक स्वायत्तता मिली हुई थी। यही कारण है कि बाद के काल में हम देखते हैं कि जो यहां पर किसानों के विद्रोह होते हैं वो जागीरदारों के खिलाफ होते हैं, क्योंकि जागीरदार पर राजा का जो नियंत्रण होता था वो बहुत ढीला डाला था। जागीरदार या ये सामंत कर लेने के लिए स्वतंत्र था, इसको ऑटोनॉमी मिली हुई थी, स्वायत्तता। हालांकि मैं जैसे पहले कह चुका हूं कि मुगल काल में भी यह स्वायत्तता, ये देखिए बड़ा अजीब सा कॉम्प्लिकेशन इसमें दिखाई देता है। एक तरफ मुगल शासकों ने राजपूत राजाओं को स्वायत्तता दी कि वो अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्त रहें, और दूसरी तरफ फिर राजपूत राजा ने अपने सामंतों को स्वायत्तता प्रदान की। तो स्वायत्तता दिया जाना, सम्मान की नीति रखना, क्लैनिक ऑर्गेनाइजेशन होना, भाई बट का सिद्धांत होना, ये राजस्थान के सामंतवाद की विशेषताएं रही। इस क्रम में राजस्थान का पूरा सामंतवाद हम समझ सकते हैं। और जब 19वीं शताब्दी आती है, जब अंग्रेज यहां पर आ गए, तो शुरुआत में जो जागीरदार टाइप के लोग थे उन्होंने विद्रोह इसीलिए किए क्योंकि वो अक्सर अपने राजाओं से संतुष्ट नहीं होते थे। अब उनकी स्थिति पहले जितनी जैसी नहीं थी, इस कारण से वो राजा की नीति और अंग्रेजों की नीति को लेकर संतुष्ट नहीं हुआ करते थे। और इसी क्रम में इन सामंतों ने अंग्रेजों के साथ, या जब हम 1857 की बात करते हैं तो वहां पर युद्ध लड़ने की बात भी आती है कि ठिकानेदारों ने या जागीरदारों ने युद्ध लड़े।
इस क्रम में पूरा जब ये बड़ी अजीब सी बात है भारत के इतिहास की कि भारत के इतिहास में दो तरह के पार्ट बनते हैं, एक तो ब्रिटिश स्टेट से और एक इंडियन स्टेट से, भारतीय राज्य और एक तरह से कहें कि ब्रिटिश प्रशासित राज्य। ये जो ब्रिटिश प्रशासित राज्य, ऐसा नहीं है कि भारत की अन्य जगहों पर सामंतवाद नहीं था, उत्तर प्रदेश में भी सामंतवाद था, सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रदेश में भी सामंतवाद था, भारत के सब भाग में सामंतवाद था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो इन्होंने इस सामंतवाद को तो खत्म कर दिया, इसकी जगह उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स लगाए, चाहे पुलिस के अधिकारी हो चाहे प्रशासन के अधिकारी हो, वो सब उन्होंने अपने अधिकारी लगाए। लेकिन सामंतों के पास पुलिस पावर्स भी हुआ करती थी और प्रशासनिक अधिकार भी हुआ करते थे। और प्रिंसली स्टेट्स में यानी कि जो राजपूत रियासतें हैं, इस तरह के जो राज्य थे, यहां पर किसी तरह के ब्रिटिश अधिकारी नहीं थे, अगर थे भी तो पॉलिटिकल एजेंट के रूप में थे, रेजिडेंट के रूप में थे, ये हुआ करते थे। या कुछ अधिकारी 20वीं शताब्दी तक अगर हम देखते हैं तो जब मारवाड़ की बात करते हैं तो वहां पर कुछ पुलिस अधिकारी, या जयपुर की बात करते हैं तो यंग की बात आती है, ये एफएस यंग जिनको कहा गया है, वो यहां पर एज डेपुटेड पुलिस ऑफिसर्स के रूप में आते हैं। तो इंडियन स्टेट्स में, राजपूताना में अंग्रेजों का जो सीधा प्रभाव है, प्रशासनिक प्रभाव, वो उतना नहीं है जितना यहां पर है। इसलिए यहां पर ये सारे काम किसके द्वारा किए जाए? लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा, प्रशासनिक व्यवस्था कौन देखेगा? उसके लिए ये सामंती देख रहे हैं। इसलिए सामंतवाद राजस्थान की रीढ़ में चला गया, रूट में सामंतवाद रहा। जब हम 20वीं शताब्दी तक आते हैं तो 20वीं शताब्दी में भी हम देखते हैं कि देश में स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था, क्योंकि सामंतों का हित इसमें नहीं था कि देश में लोकतंत्र आए, देश स्वतंत्र हो, इसलिए उन्होंने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया। इस प्रकार से सामंतवाद राजस्थान की राजनीति की, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही। इसमें सिर्फ यही प्रश्न पूछा जाता है कि ये क्या है और इसका दीर्घकालीन स्ट्रक्चर क्या रहा, प्रभाव क्या रहा।